आज का हमारा विषय है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अर्थात नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। अब तक हमने यह देखा कि किस तरह किसी भारी नाभिक का विखंडन होता है और इसके लिए हमने यूरेनियम-235 के विखंडन से सारी प्रक्रिया को अब तक समझा है। यूरेनियम-235 का विखंडन अगर हम स्लो न्यूट्रॉन से करते हैं तो उससे हमें कुछ शर्तों में श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त हो सकती है। चेन रिएक्शन क्या है? फिशन चेन रिएक्शन इज ए सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस दैट वंस स्टार्टेड नीड्स नो एडिशनल न्यूट्रॉन्स टू कीप इट गोइंग। किसी भी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में जब हम किसी नाभिक पर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं तो उस प्रक्रिया से हमें फिशन फ्रेगमेंट मिलते हैं 2 और साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। ऑन एन एवरेज 2.5 फास्ट न्यूट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड व्हेन यूरेनियम-235 इज बम्बार्डेड बाय अ स्लो न्यूट्रॉन। तो ये जो 2.5 ये एवरेज वैल्यू है, लेकिन किसी भी अभिक्रिया में 2 न्यूट्रॉन भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं ये न्यूट्रॉन फिर आगे दूसरे यूरेनियम-235 के नाभिकों का विखंडन करेंगे और उनके विखंडन से फिर हमें कुछ नए न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। वो न्यूट्रॉन फिर आगे यूरेनियम-235 के नाभिकों का विखंडन करेंगे और इस तरह ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेज के लिए न्यूट्रॉन प्रोवाइड किया है फिशन प्रोसेस के लिए, और उसके बाद जो न्यूट्रॉन अपने आप इस प्रक्रिया में मिल रहे हैं उन न्यूट्रॉनों से आगे विखंडन प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। यही श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक बार हमने न्यूट्रॉन किसी फिशन प्रोसेस को दे दिए तो उसके बाद हमें बाहर से न्यूट्रॉन देने की आवश्यकता नहीं है। जो न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं विखंडन प्रक्रिया में वही न्यूट्रॉन आगे उस विखंडन की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह जो रिएक्शन सेल्फ सस्टेन्ड है, स्वपोषित है, उसे बाहर से न्यूट्रॉन देने की अब आवश्यकता नहीं रही है। ऐसी अभिक्रिया को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में जैसा मैंने बताया कि अगर हम यूरेनियम-235 के विखंडन से इसको समझने की कोशिश करें तो एक अभिक्रिया में लगभग ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स हमको मिलते हैं। ये जो न्यूट्रॉन्स फास्ट न्यूट्रॉन्स हमको श्रृंखला अभिक्रिया में मिल रहे हैं, विखंडन की प्रक्रिया में मिल रहे हैं, इन न्यूट्रॉन्स को 3 स्थिति से आंका जा सकता है। वो 3 स्थितियां क्या क्या हैं देखिए। पहली जो स्थिति है उसमें जो न्यूट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। दूसरी स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि जो न्यूट्रॉन बम्बार्ड किए जा रहे हैं फिशन प्रोसेस के लिए उनका नॉन फिशन कैप्चर हो जाए। नॉन फिशन कैप्चर का मतलब है कि ये जो न्यूट्रॉन्स हम फिशन प्रोसेस के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं बाहर से, ये न्यूट्रॉन उस रिएक्टर में या उस सिस्टम में दूसरे बहुत से जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे वास्तव में फिशन करने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। यानी वो प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें विखंडन नहीं होता लेकिन न्यूट्रॉन का कैप्चर हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं नॉन फिशन कैप्चर। और तीसरा है कि वो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो उस सिस्टम से बाहर चले जाएं। तो इस तरह जो पहली प्रक्रिया है उससे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है और हमें मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। दूसरी और तीसरी प्रक्रिया ऐसी हैं जिनसे न्यूट्रॉन की संख्या कम होती है। तो पहली प्रक्रिया से निकलने वाले या मिलने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या यदि दूसरी और तीसरी प्रक्रिया से जो हानि हो रही है न्यूट्रॉनों की या जो न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो रही है उससे अगर वो ज़्यादा है मिलने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या,
तो श्रृंखला अभिक्रिया स्थापित हो जाएगी। और अगर दूसरे और तीसरे प्रोसेस से जो हानि हो रही है वो ज़्यादा है और जो न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं वो उतने नहीं हैं, तो उस स्थिति में ये श्रृंखला अभिक्रिया कुछ जनरेशन के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद बंद हो जाएगी। तो ये जो स्थितियां हैं, एक, प्रक्रिया 2 और प्रक्रिया 3 के बीच जो बैलेंस है, ये बैलेंस को हम एक कंडीशन है, एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के, इसके द्वारा हम परिभाषित कर सकते हैं। के क्या है यहाँ पर? न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अर्थात न्यूट्रॉन संवर्धन गुणांक। ये है के इज इक्वल टू नंबर ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी वन जनरेशन टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द प्रीसीडिंग जनरेशन। तो मान लीजिए 6th जनरेशन में या 6th स्टेप में जो मुझे फास्ट न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं विखंडन के पश्चात वो 10 हैं, और उससे पहले वाली जनरेशन में जो न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं उसकी संख्या अगर 8 है तो मैं 10 को 8 से डिवाइड करूंगा और मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी। ग्रोथ ऑफ न्यूट्रॉन नंबर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन, n इक्वल टू n0 e रेज टू पावर k माइनस 1 अपॉन k मल्टीप्लाई बाय t अपॉन टो, और n0 e रेज टू पावर, यहाँ पर n0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं इनिशियली एट टाइम t0, कैपिटल N को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट ए गिवन टाइम t, एंड टू इज द मीन न्यूट्रॉन लाइफ टाइम बिटवीन 2 फिशन प्रोसेस और 2 जनरेशन ऑफ द फिशन प्रोसेस। So need for setting up a chain reaction imposes certain condition on the system in which a chain reaction is suit. One such condition is on the size of the system. तो अभी हमने ये देखा कि ये जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रोसेस के बीच जो बैलेंस है कि किसी भी प्रक्रिया में, विखंडन की प्रक्रिया में न्यूट्रॉन की संख्या जो मिल रहे हैं उनकी ज़्यादा है या जो लॉस हो रहा है वो ज़्यादा है या कम है, तो इस चीज़ को हम, इस स्थिति को हम के द्वारा बता सकते हैं। ये जो के की वैल्यू है ये सिस्टम की साइज से भी कंट्रोल होती है या डिफाइन होती है। किस तरह होती है ये हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, हम जानते हैं कि एस्केप ऑफ न्यूट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रिएक्टिंग बॉडी एंड द फिशन अकर्स थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। सो वी कैन राइट एस्केप रेट ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरीज एज आर स्क्वायर, मीन्स escape rate of neutrons we can write is proportional to r square. R is the radius of the system. जो फिशियल मटेरियल है उसको अगर मैं एक स्फीयर की तरह अगर मानूं सपोज, तो हम कह सकते हैं कि escape rate is proportional to r square and production rate of neutrons varies as or proportional to r cube. तो we can write escape rate upon production rate is proportional to 1 upon r. R is the radius of that fissionable material. So if larger is the piece of fissionable material, less is the neutron loss and greater is the probability for k equal to 1. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सरफेस एरिया है उससे न्यूट्रॉन्स एस्केप होते हैं और जो वॉल्यूम है उससे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो डिसाइड करेगा कि के की वैल्यू क्या होगी। तो एक पर्टिकुलर साइज है सिस्टम की, वो साइज के को डिफाइन करेगी। सो फॉर अ चेन रिएक्शन टू बी सस्टेन्ड देयर शुड बी अ क्रिटिकल साइज एंड सो ए क्रिटिकल मास फॉर द फिशनेबल मटेरियल, so that the chain reaction once started can be self-sustained. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि k की जो वैल्यू है, if k is greater than 1, तो वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें चेन रिएक्शन सस्टेन रहेगी, सेल्फ सस्टेन रहेगी, उसको बाहर से कुछ भी न्यूट्रॉन देने की आवश्यकता नहीं है।
और ये स्थिति कब पैदा होगी, जब जो हमारा फिशनेबल मटेरियल है उसकी जो साइज़ है या उसका जो मास है वो क्रिटिकल साइज़ या क्रिटिकल मास से ज़्यादा हो। तो एक न्यूनतम साइज़ या न्यूनतम मास की आवश्यकता होगी फिशनेबल मटेरियल के लिए, जिससे कि सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन स्थापित हो सके। अगर साइज़ उस क्रिटिकल साइज से कम है या फिशनेबल मटेरियल का मास क्रिटिकल मास से कम है तो के की वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगी, और उस स्थिति में चेन रिएक्शन आगे कभी भी सस्टेन नहीं करेगी। वो कुछ स्टेप्स के बाद या कुछ जनरेशन के बाद बंद हो जाएगी। यहाँ पर के को हम और डिफाइन करते हैं। 3 स्थितियाँ हैं के लिए। इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 1, द चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर सच एज इन एन एटॉमिक बॉम्ब। द साइज ऑफ दिस सिस्टम इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल। तो अगर के की वैल्यू 1 है किसी भी फिशन प्रोसेस में, अगर मैं फिशनेबल मटेरियल की मात्रा क्रिटिकल मास से ज़्यादा ले लेता हूँ या क्रिटिकल साइज से ज़्यादा ले लेता हूँ, तो उसमें के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, और उस स्थिति में जो चेन रिएक्शन है वो तुरंत ही स्थापित होगी और अनकंट्रोल्ड होगी। अनकंट्रोल्ड मतलब वो हमारे नियंत्रण में नहीं होगी, और उससे एक साथ बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। और इस स्थिति का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एटॉमिक बॉम्ब। टेक्निकली इसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। व्हेन के इज ग्रेटर देन 1, देन द चेन रिएक्शन इज इन ए पोजिशन ऑफ सुपर क्रिटिकल, and the best example is atomic bomb, in which energy released instantaneously. Now second condition is when k is equal to 1. In that case, technically rate of neutron production exactly equals to the loss of neutrons by the absorption or leakage. तो अभी जैसे हमने देखा जो 3 प्रोसेस हैं उसमें अगर k की वैल्यू 1 है तो उस स्थिति में जितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं फिशन के द्वारा, लगभग उतने ही न्यूट्रॉन लूज हो रहे हैं सेकंड और थर्ड प्रोसेस के द्वारा। तो उस स्थिति में जो चेन रिएक्शन बनेगी वो कंट्रोल्ड होगी, अनकंट्रोल्ड नहीं होगी। यानी हमें जो एनर्जी मिलेगी वो धीरे धीरे लगातार लंबे समय तक मिलती रहेगी। इस स्थिति को टेक्निकली हम कहते हैं क्रिटिकल स्टेज, और इसका बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें जो फिशन प्रोसेस होता है वो कंट्रोल्ड होता है। तो वो कंट्रोल तभी होता है क्योंकि उसमें हम k इज इक्वल टू 1 की कंडीशन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्थिति पोजीशन है जिसमें k इज लेस देन 1। अगर k लेस देन 1 है किसी भी सिस्टम में जहाँ फिशन हो रहा है, तो उस स्थिति में वो चेन रिएक्शन सस्टेन नहीं करेगी। कुछ स्टेप्स के बाद या कुछ जनरेशन के बाद चेन रिएक्शन अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए बंद हो जाएगी कि जो न्यूट्रॉन्स हमें फिशन प्रोसेस में मिल रहे हैं उनका लॉस ज़्यादा हो रहा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आगे उस फिशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक भी न्यूट्रॉन बचा नहीं रहेगा, और इसलिए वो चेन रिएक्शन सस्टेन नहीं करेगी। इस स्थिति को हम टेक्निकली कहते हैं सब क्रिटिकल। सो k greater than 1 means supercritical, k equal to 1 means critical, and k less than 1 means subcritical. Example of k greater than 1 is the atomic bomb या nuclear bomb. Example of k equal to 1 is the nuclear reactor. Thank you.